नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। देश का पहला बैरियर लेस सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। राजनाथ और नितिन गडकरी मौजूद रहे। सड़क नहीं, विकास की नई रफ्तार। राम मंदिर ने मंदिर ट्रस्ट ने सीओ के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2026 है। सीओ का हिंदू होना अनिवार्य है, मंदिर ट्रस्ट की ओर से साफ कहा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे बनकर अब तैयार हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, विकास की नई रफ्तार। तो आज ये खास सौगात मिली प्रदेशवासियों। एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, विकास की नई रफ्तार। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ और देखिए, ये देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे है जो अब जनता को समर्पित किया जा चुका है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस खास पल के दौरान मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेसवे से सड़क नहीं, विकास की नई रफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान मौजूद रहे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। देश का पहला बैरियरलेस एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस खास सौगात को जनता को समर्पित किया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की नई रफ्तार है। एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, विकास की नई रफ्तार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और साथ ही ये भी कहा कि इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ सड़क मत समझिए, बल्कि ये विकास की नई रफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि विकास की रफ्तार है, खुद मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तमाम तस्वीरें जहां बड़ी सौगात देते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और इस खास पल की कुछ तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। प्रदेशवासियों
मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल की मासिक संगठनात्मक बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने की, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी के मंत्री प्रभारी अनिल कुमार ने कहा, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी एनडीए का मजबूत घटक दल है। आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। राम मंदिर मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। आरएलडी बैठक में 2027 चुनाव की तैयारियों पर मंथन। मुरादाबाद में आरएलडी ने संगठन मजबूती का प्लान बनाया और साथ ही एनडीए के साथ चुनावी तैयारियों में अब आरएलडी भी जुट गया है। आज राष्ट्रीय लोकदल की एक मासिक बैठक है और जिसमें हमारे तमाम सभी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे और मकसद इस बैठक का यह है, आगे 2027 का चुनाव भी है, संगठन हमारा कैसे मजबूत हो इस पर हम सब लोगों ने चर्चा की और राष्ट्रीय लोकदल की ताकत कैसे बढ़े इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की। आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी के द्वारा प्रथम बार रखी गई, क्योंकि वो नए जिलाध्यक्ष बने अभी और उन्होंने बहुत अच्छी बैठक कराई है, बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं सम्मेलन कराया। मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और वहीं राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर ने नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ के लिए आवेदन मांगा। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2026 को है। सीईओ का हिंदू होना अनिवार्य है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से साफ कहा गया कि सीईओ का पद उसे ही मिलेगा जो सक्रिय हिंदू होगा। मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ के लिए आवेदन मांगा है। एप्लीकेशन मांगी गई है, लेकिन साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किया गया है, यानी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ ये जरूरी है कि हिंदू हो। जो भी सीईओ नियुक्त किया जाएगा अब हिंदू होगा। मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ के लिए आवेदन मांगा है। 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ईमेल आईडी जारी की जा चुकी है ट्रस्ट की ओर से और इसी आईडी पर मेल करना होगा। रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, अब सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है, क्या जानकारी, क्या प्रक्रिया? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक पूरी व्यवस्था राम मंदिर की जो राम जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट देखता था, लेकिन अब जब चंदा चोरी मामले का इल्जाम लगा उसके बाद में जब बैठक हुई इस बार ट्रस्ट की, तो उसमें तय हुआ कि एक सीईओ की नियुक्ति होगी जो कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे प्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे जो निर्माण व्यवस्था है उसकी भी निगरानी वही करेगा और ट्रस्ट को रिपोर्ट करेगा। साथ में ट्रस्ट और सीईओ ये समन्वय के साथ में राम मंदिर की पूरी व्यवस्था को देखेंगे। आपको बता दें नए सीईओ के लिए 18 जुलाई तक शाम 4 बजे तक जीमेल जो है सार्वजनिक किया गया है, जारी किया गया है। इसमें कहा और तमाम एलिजिबिलिटी जारी की गई है, जिसमें 50 से 70 साल उम्र बताई गई है, कितनी उम्र होनी चाहिए और या तो सरकारी किसी संस्थान में या तो बड़ी कंपनी में कम से कम 20 साल का मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए, सक्रिय रूप से पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति चाहिए, हिंदू धर्म में आस्था चाहिए और वैष्णव जो पद्धति होती है उसका पुजारी होना चाहिए। और साथ में कई ऐसे एलिजिबिलिटीज हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर पूरे विश्व का एक आध्यात्मिक सेंटर है। ऐसे बहुत सारे, खास करके जो साउथ से लोग आते हैं, बड़ा कनेक्शन है साउथ से अयोध्या का, तो वहां से साउथ से लोग आते हैं तो उनको इंग्लिश में समझाने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए तमाम कर्मचारी आते हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कि दुनिया विदेशी भी आते हैं, क्रिकेटर आते हैं। तो ऐसे में अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि 18 जुलाई तक ये डेट रखी गई है। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार मिलता है जो इन सभी पर खरा उतरता है तो अयोध्या को राम मंदिर को बहुत जल्द एक नया सीईओ मिलेगा, जिसका कार्यकाल 3 साल तक होगा अधिकतम। और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से राम
मंदिर चंदा चोरी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा, विवादों में रहा, उसके बाद से ये सारी व्यवस्था ट्रस्ट और प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए ये भी बताया जा रहा है कि पहली बार होगा जब ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त किया जाएगा। अभी तक ट्रस्ट के जो महासचिव थे, ट्रस्टी थे, ये लोग पूरी व्यवस्था को देखते थे। अब सीईओ की व्यवस्था हुई है। हालांकि इससे पहले चाहे काशी विश्वनाथ हो और कई ऐसे मंदिर हैं, वहां पर भी सीईओ की नियुक्ति होती है, लेकिन सीईओ जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। और लेकिन इस बार की जो व्यवस्था है वो खुला ऑफर दिया गया है कि आपके पास अनुभव है और आप पूजा पाठ करते हैं और आप बड़े सनातनी हिंदू हैं, तो आइए, आपको व्यवस्था मौका दिया जा रहा है अपनी व्यवस्था, अपना जो कौशल है मैनेजमेंट का उसे दिखाने के लिए। यह अच्छा पहली बार हो रहा है। बिल्कुल रमन, आप नजर बनाए रखिएगा आगे क्या कुछ होता है, क्या अपडेट सामने आती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं नोएडा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। थाना फेज 1 पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत कार्रवाई करते हुए सेक्टर 2 से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि लोग स्पाइस जेट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन जॉब वेबसाइट से नौकरी तलाश रहे लोगों का डेटा जुटाते थे, खुद को स्पाइस जेट कंपनी का अधिकारी बताकर कॉल करते थे। भरोसा जीतने के बाद फर्जी जॉब ऑफर लेटर भेजकर पैसों की मांग की जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। अब मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, नोएडा पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसा। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने जिले के 10 थाना क्षेत्रों में दर्ज 14 मुकदमों से जुड़े 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने बैंक खाते, सिम कार्ड और जरूरी दस्तावेज साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे, जिनका इस्तेमाल देश भर में ऑनलाइन ठगी के लिए किया जाता था। अब पुलिस के मुताबिक इन खातों के जरिए करीब 12 करोड़ 18 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों को बैंक खाता और सिम उपलब्ध कराने के बदले 5 से 10 हजार रुपए तक मिलते थे। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार ने बताया कि गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश जारी है। ठगी की रकम बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में प्रशासन को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में साइबर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के क्रम में कुल 14 एफआईआर से संबंधित 17 अभियुक्तों को जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह सभी व्यक्ति अंतरराज्यीय साइबर अपराध के संगठित गिरोह का हिस्सा थे और उस अपराध में लिप्त जो अन्य आरोपी थे उनको पैसे के एवज में म्यूल अकाउंट्स व अपने नाम से म्यूल सिम्स लेकर उनका सहयोग कर रहे थे। इन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना के दौरान अभी तक यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि इन सभी जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इनसे संबंधित कुल 19 राज्यों में 89 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं। गुना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक के नाम पर फर्जी करंट अकाउंट खुलवाकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि सोलर कंपनी में 15,000 रुपए महीने की नौकरी का लालच देकर उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। खाते के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और पैसों के लेन देन की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पूरे नेटवर्क और पैसे के लेन देन की गहनता से जांच हो रही है, लेकिन 5 आरोपियों को शिकंजे में लिया है और दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। खाते के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन अंजाम दिया गया। नौकरी के नाम पर भोले भाले लोगों को फंसाकर उनका शिकार बनाने का काम करते थे। हालांकि जैसे ही प्रशासन के हाथ ये जानकारी लगी, तुरंत टीम की ओर से कार्रवाई की गई है और 5 शातिर आरोपी प्रशासन के शिकंजे में है। करंट अकाउंट से करोड़ों का लेन देन भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि नौकरी दिलाने का झांसा देते थे, जिसमें मासूम लोग फंस जाते थे और
ठगी का शिकार हो जाते थे। लेकिन अब प्रशासन ने इस शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस अन्य साथियों की भी तलाश में जुटी हुई है जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, जिनकी संलिप्तता है। पूछताछ के आधार पर सभी साथियों तक पहुंचने की कवायद प्रशासन की ओर से तेज कर दी गई है और ये आश्वासन भी दिया है प्रशासनिक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, कि जल्द ही सभी साथी जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे उन पर भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। साइबर सेल की विभिन्न टीमों के द्वारा जो यह साइबर फ्रॉड की धनराशि है, इनको जो विभिन्न लेयर्स में करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए होल्ड कराया गया है, जो विभिन्न अभी प्रक्रियाओं में चल रहा है। और इन बदमाशों के कब्जे से 15 आधार कार्ड, 10 सिम कार्ड, 8 नकली मोहर, 6 मोबाइल फोन आदि कुछ जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि होटल निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता जाहिर की। लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। सूचना के बाद अब पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। आगरा में हरे पेड़ों की कटाई पर सवाल उठे। स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद जिम्मेदार लोगों का कहना है कि जल्द ही मामले पर कार्रवाई होगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की। एक तरफ जहां प्रदूषण की वजह से लोग लगातार परेशान हैं, वहीं पर्यावरण को नुकसान इस तरह के कृत्यों से पहुंच रहा है और इसीलिए आरोप भी धारदार होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि होटल निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और ये ठीक नहीं है। पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से चिंता जाहिर की गई। लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो कार्रवाई होनी चाहिए, यानी सख्त से सख्त कार्रवाई हो अगर कोई दोषी पाया जाए तो। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया। रतिराम कॉलोनी में 25 साल के विपिन को पड़ोसी युवक सोनू ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल विपिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे मामले को लेकर जाँच की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। गाजियाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक हॉर्न बजाने के मामूली विवाद में एक युवक की जान ले ली गई। हालांकि प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई की गई है और आरोपी पर शिकंजा कसा है। नामजद आरोपियों को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे भी इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल टीम कर रही है। लेकिन एक खबर सामने आने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। जैसे ही खबर सामने आई कि 25 साल के विपिन की हत्या कर दी गई है, विपिन अब इस दुनिया में नहीं रहा, परिजन टूट गए। बताया जा रहा है कि विपिन को पड़ोसी युवक सोनू ने गोली मार दी। अब गंभीर रूप से घायल विपिन को अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया और इसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों तक टीम पहुंच गई और आरोपियों पर शिकंजा कसा। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल की जा रही है। गहनता से मामले में हर एक एंगल से पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। वैधानिक कार्रवाई आगे अमल में लाई जा रही है। 12/7/2026 को थाना लोनी बॉर्डर में एक कॉलोनी है रतिराम, सूचना मिली रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास कि वहाँ विपिन सनाब सूरज नाम के एक व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी है। सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर के पुलिस उच्च अधिकारी को द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पूछताछ के उपरांत पता चला कि उसको सोनू सनाब डमपाल जो उसी मोहल्ले का रहने वाला है, उसने जो है गोली मार दी। वो विपिन अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से रात्रि में बाइक से वापस आ रहा था। जब वो बाइक लेकर उस मोहल्ले में जा रहा था तो उसे सोनू मिला वहाँ। सोनू से उसकी कुछ कहा सुनी हुई, बाइक हाथ में जाकर वो निकाल रहा था और उसके उपरांत सोनू के द्वारा गोली चलाई गई। इसमें उसे गोली पेट में लगी और उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें
विपिन के परिजनों के द्वारा एक डायरी ली गई और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त को पंजीकृत किया गया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। जितेंद्र, मामूली विवाद में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, अब आगे प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई? शासन ने गठन किया है और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये गली में हॉर्न बजाने का मामला है और हॉर्न ही वजह बना एक युवक की मौत का, और युवक को 2 गोलियां मारी गई जिसमें उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और तब उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत हुई है और अब टीमों का गठन किया गया है आरोपी की धरपकड़ के लिए। लगातार जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि गाजियाबाद में बेहद चौंकाने वाली बात कि आदमियों को, यानी कि लोगों को जरा सी बात, बड़ा सवाल ये भी उठा कि हॉर्न बजाने पर विवाद इतना संघर्ष, लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद अवैध हथियार से 2 गोली चलती है और युवक की जान चली जाती है। जी, हालांकि आरोपी तक पहुंच चुकी है टीम, आगे क्या कार्रवाई हो रही है मामले में? की गिरफ्तारी की बात कही गई है, हथियार बरामदगी होगी और आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी और से पहले 0 टॉलरेंस की नीति भी अपनाई जा सकती है। गाजियाबाद पुलिस है और पुलिस आदित्यनाथ की 0 टॉलरेंस की पर काम करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि आरोपियों से उनकी मुठभेड़ हो यदि आरोपी गिरफ्तार होते हैं, और आरोपियों की गिरफ्त के लिए अगर कई जगह पे दबिश दी जाती है, आरोपी अगर विरोध करते हैं तो जाहिर तौर पर गाजियाबाद पुलिस की गोली का निशाना बनेंगे। अब ऐसे में गाजियाबाद पुलिस का ये रिशेट है कि या बदमाश सलाखों के पीछे हो या गोली का निशाना बने। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपियों को कब तक गिरफ्तार। अब देखना होगा आगे मामले में क्या कुछ होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।